हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं अपने लाइफ प्रोसेस को लेके। और कल हमने जो है अपना ट्रांसपोर्ट जो था, जो हमारा रेस्पिरेशन वाला पूरा पार्ट था, कि भाई ये प्लांट के अंदर कैसे रेस्पिरेशन हो रही है, या फिर जो अपने एनिमल्स है, लंग्स वाला पूरा सिस्टम है, वो सब हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर दिया था। और अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर यहाँ पर आके हम रुक चुके हैं। जो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, अपना हार्ट। यहाँ पर हम समझने वाले हैं सिंपली कि बॉडी के अंदर जो डिफरेंट चीजें हैं, जो डिफरेंट मतलब एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, फूड है, ग्लूकोज है, या फिर अदर चीजें हैं, न्यूट्रिशंस है, विटामिन्स है, वो सारी चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट सेल टू ऑर्गन्स। ये चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो इसका नाम क्या है, हार्ट। क्लियर है? ये डायग्राम में बड़ा प्यार से दिख रहा है, लेकिन पहले हम अपना मेन फंडा समझते हैं। इसको हम पूरे स्क्वायर वाले डायग्राम से समझेंगे कि यार जो हार्ट होता है ना, ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये देखो मैंने डबल मेम्ब्रेन बना दिया। स्क्वायर वाले शेप से समझेंगे क्योंकि उससे ही समझना ज्यादा इजी रहेगा उसको। है ना? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इसके अंदर पेरिकार्डियम के क्या अंदर क्या होता है, इस तरह से फ्लूइड फिल्ड रहता है। इस तरह से इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड रहता है हार्ट के अंदर। इस फ्लूइड फिल्ड वाले पार्ट को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर है? अब जो हार्ट होता है उसके चार चैम्बर्स होते हैं, यानी कि जो हार्ट है वो अपने चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है जी? अगर मैं इस तरह से सामने से कोई इंसान खड़ा हुआ है, ये उसका हार्ट है, तो ये वाली साइड कौन सी होगी? राइट। तो इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। ये भी साइड कौन सी है? आर। ये वाली साइड अगर मैं इस तरह से सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं अपना हार्ट देख रहा हूँ, तो ये वाली साइड क्या आगे तुम्हारी पूरी राइट वाली साइड होगी, और ये वाली पूरी साइड कौन सी होगी? अपनी लेफ्ट वाली साइड होगी। तो इसी तरह से समझ आए, ये वाली साइड कैसे हो जाएगी? इसको मैं मार्क कर दूँ तो लेफ्ट, इसको भी मार्क कर देता हूँ मैं लेफ्ट। है ना? तो ये कुछ यहाँ पर बात आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओरिकल्स। है ना? क्या बोलते हैं? ओरिकल्स। तो ये क्या हो जाएगा? राइट ओरिकल्स, और ये क्या आ जाएगा? लेफ्ट ओरिकल। क्लियर है? अब नीचे की तरफ भी सेम कंडीशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे के जो दो चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स, और ये जो हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि हार्ट जो है फोर चैम्बर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर टोटल चार चैम्बर्स होते हैं। अगर मैं बात किसकी कर रहा हूँ? ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे फिशेस होती है तो उसके अंदर जो होता है दो चैम्बर का हार्ट होता है। वहीं पर ये बात करूँ जैसे अपने रेप्टाइल्स होते हैं, जितने छिपकली वगैरह जो होती है, उनके अंदर थ्री चैम्बर हार्ट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन की ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो चैम्बर जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम क्योंकि ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमंस के अंदर समझ रहे हैं, तो ह्यूमंस के अंदर जो चैम्बर्स है वो कितने हो गए? अपने चार चैम्बर्स हो गए। मुझे बताओ, बात समझ में आती है? दो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स बोलते हैं, और नीचे वाले को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल्स। बताओ क्लियर है कि नहीं बात? ठीक है जी? तो यहाँ पर अगर थ्योरी पे चले तो ये थ्योरी है, इट इज द मस्कुलर ऑर्गन विच इज लोकेटेड नियर द चेस्ट स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द थोरेसिक रीजन। अच्छा, आपने सुना होगा कि जो हार्ट होता है वो किसमें होता है? हमारे लेफ्ट साइड में होता है। बट दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। ये पूरी तरह से सच नहीं है, फॉर द रीजन जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे सेंटर में होता है। अब फिर सर हर जगह आप कैसे बोल सकते हो ये बात? क्योंकि हर जगह तो जब भी हम बचपन से लेके अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हमने अपने सामाजिक जो ज्ञान है, जो हम समाज से ज्ञान लेते हैं, तो उसमें हमने समझा है कि भैया हार्ट तो किस साइड में है? हार्ट तो लेफ्ट साइड पे है। तो आप बोल रहे हो कि सेंटर पे है। हाँ भाई, जो हार्ट होता है वो सेंटर में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की साइड पे, क्योंकि हल्का सा टिल्टेड है, हल्का सा झुका हुआ है लेफ्ट साइड पे।
तो हमको उसको एक रीजन तो देना ही था कि भैया लेफ्ट साइड पे राइट, तो बी से कि हाँ लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन सेंटर में होता है टिल्टेड टुवर्ड, थोड़ा सा लेफ्ट होता है। ये बात आपको मैंने बता दिया ना। मेन पंपिंग ऑर्गन है पूरी बॉडी में, क्या करता है भैया, ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है जी। डिवाइड 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करते हैं। द अपर 2 चैम्बर को आर्टिया या फिर ऑरिकल्स बोलते हैं, यहाँ पर आप ऑरिकल्स भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और लोअर चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। हार्ट का फंक्शन क्या है कि भैया जो हार्ट है, जैसे ये मैंने अभी अगले वाला डायग्राम बनाया, ये जो हार्ट है ये क्या करता है, ये यहाँ पर अपने ब्लड फिल करता है अपर चैम्बर्स के अंदर। जो अपर्स वाले चैम्बर होंगे उनके अंदर क्या करेगा, ब्लड फिल करेगा। देन फिर ये ऊपर के 2 चैम्बर इस तरह से पुश होंगे, पुश होके सारा ब्लड किसके अंदर डाल देंगे, अपने वेंट्रिकल्स के अंदर डाल देते हैं। फिर क्या होंगे, वेंट्रिकल्स पुश होते हैं, और जब वेंट्रिकल्स पुश होते हैं तो यहाँ से ब्लड पूरे के पूरे किसके अंदर चले जाता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर चले जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हार्ट है वो इज अ पंप, जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर चीजों को पंप कर रहा है ना, कलेक्ट कर रहा है, पंप कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, पंप कर रहा है, एक प्रॉपर साइकिल चला रहा है, जिस साइकिल को क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। जब भी आपको वर्ड देखने को मिले कार्डियक, हमेशा एक कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कार्डियक साइकिल, तो यहाँ पर ये किसकी, जो हार्ट की पूरी साइकिल है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। ठीक है जी, मुझे लगता है वाली बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इसके आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब हार्ट से क्या है, कुछ चीजें एसोसिएटेड है जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। अब हार्ट तो पंप कर देगा, फॉर एग्जांपल जो अपना मोटर है, पानी का मोटर है वो तो, या फिर जो पानी का पंप है वो पंप तो कर ही देगा, वो तो पुश करने का काम कर रहा है। लेकिन जो उसको मेन ट्रांसपोर्ट करेगा वो कौन से होते हैं, उसके पाइप्स होते हैं। इसी तरह से हार्ट जब पंप करेगा और ब्लड को पहुंचाने का जो काम रहेगा वो किसका रहेगा, ब्लड वेसल्स का रहेगा, जो कि 2 तरह की मेनली होती है, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है जी, कौन कौन सी होती है, आर्टरीज और वेन्स। खास बात यहाँ पर समझने की जो है, जो आर्टरीज होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है भैया, चलिए पहले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। ये आर्टरीज होती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, ए फॉर अवे और ए फॉर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर्टरीज। तो इससे हमेशा याद रखना, जो आर्टरीज होती है हार्ट से जो ब्लड होती है वो दूर की तरफ लेके जाती है, और जो वेन्स होती है वो ब्लड को किसकी तरफ लेके आती है, टूवर्ड्स को लेके आती है। ठीक है, तो अब समझना कि जैसे मान लो ये आर्टरीज है, ये कोई आर्टरी है ना, ये आ गई आर्टरी, ये बीच में इसके आ जाएगी सारी मसल्स है ना इसकी, ये हमेशा जो होती है ये थिक होती है। ये कैसे होती है, हमेशा थिक होती है। वहीं पर ही बात करूं जो वेन्स होती है, जैसे मैं ये वेन बना रहा हूं, इसके अंदर जो ये वाला पूरा पार्ट होगा ये क्या है, वेन है। ये कैसा रहता है, थिन रहता है। ये कैसा रहता है, थिक रहता है। ये क्या है, आर्टरी। अब रीजन क्या है कि भैया जो आर्टरीज है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, और जो वेन है सॉरी, वो क्या है, बहुत ज्यादा थिन है। इसका रीजन है कि जो आर्टरीज है, क्योंकि अभी मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, इसका काम क्या है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाना, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना। तो जैसे ही हार्ट इस तरह से पंप करता है और आर्टरीज के अंदर जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ब्लड का। बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या होता है भैया, जो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो ब्लड वेसल फट सकती है, तो इस वजह से जो आर्टरीज होती है बहुत ज्यादा थिक होती है। लेकिन वहीं पर ही बात करो, वेन्स बहुत ज्यादा थिन होती है, फॉर द रीजन क्योंकि ये टुवर्ड्स द हार्ट लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जब वो टुवर्ड्स द हार्ट लेके आ रही है, हार्ट की तरफ लेके आ रही है, तो बहुत स्लो स्लो कलेक्ट हो रहा होता है ब्लड, हल्के आ रहा होता है, प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता। प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता तो वेन्स इसलिए कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, वहीं पर ही बात करें आर्टरीज की, आर्टरीज बहुत ज्यादा कैसी होती है, थिक होती है। ये वाला फंडा समझ में आया, चलिए ठीक है जी। अब इसका एक्सेप्शनल होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना पहुंचा के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। सेम एक्सेप्शन गोस फॉर पल्मोनरी वेन्स। आर्टरीज के पास जो है वॉल्स रिजिड है, टफ है, इसकी कैसी है, थिन है, इसकी थिक है। इसके अंदर ब्लड तेजी से फ्लो करता है, इसके अंदर थोड़ा हल्के फ्लो करता है। इसका ल्यूमेन यानी कि जो बीच का ये स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा नैरो होता है, इसका क्या होता है, वाइडर होता है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ।
ब्लड वेसल हेडिंग डालेंगे, उसमें देखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, फर्स्ट इज आर्टरीज एंड सेकंड इज वेन। और इसके बाद ये प्यारा सा जो आपको डिफरेंस टेबल आपको दिखाई दे रहा है वो आप इसमें नोट करेंगे। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आई बिलीव इतना इनफ रहेगा, है ना। इसको आप क्या कर ले, नोट कर ले। चलिए हो गया नोट। अब इसको थोड़ा सा छोटे कर लेते दोबारा। जैसे मुझे पर्टिकुलरली अभी ये डायग्राम देखना है। कहाँ चले गया, ये आ जा। ओके, तो जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक तरफ आर्टरीज का डायग्राम दिख रहा है और एक तरफ क्या दिख रहा है आपको, वेन्स का डायग्राम दिख रहा है। और यहाँ पर इसकी लेयर्स के बारे में भी क्लियर डिफरेंशिएशन दे रखा है, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखो। वेन्स जो दिख रहे हैं इसके अंदर आपको वॉल्स देखने को मिल रही है। वॉल्स क्या होती है, कोई भी ऐसा पार्टीशन जो किसी चीज को रोके, है ना, आगे जाने से रोके। और जो अच्छी बात याद रखने की है, जो वेन्स है इसके अंदर क्या है, ये वॉल्स प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर देखो, इसके अंदर कोई भी वॉल्स यहाँ पर मेंशन नहीं है। रीजन, दोबारा से रीजन। अब देखो कि भैया जो आर्टरीज है उनको अवे फ्रॉम द ब्लड लेके जाना है, सेम कॉन्सेप्ट। अब आर्टरीज को अवे फ्रॉम द ब्लड लेके जाना है तो उस केस में क्या होगा कि जो है बैकफ्लो होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि प्रेशर से जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाता है। लेकिन वेन्स के अंदर जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये टुवर्ड्स द हार्ट लेके जा रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है, तो ब्लड का जो है बैकफ्लो होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। बैकफ्लो होने से क्या होगा, अगर ब्लड का बैकफ्लो हो गया ना, बंदे को तुरंत क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इस बैकफ्लो को क्या करना है, रोकना है। और बैकफ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, वॉल्स प्रेजेंट होती है। जैसे ही वेन से क्या हुआ, ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ, आगे की तरफ गया, ये वॉल्स क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। बंद होने के बाद क्या होगा, अगर बैकफ्लो भी होना चाहेगा, ब्लड नहीं हो पाएगा। तो वॉल्स का काम क्या होगा, बैकफ्लो होने से बचाना, और ये वेन्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं है। लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, बीच की जो लेयर्स होती है उसको स्मूथ मसल्स की बनी होती है, इनर जो होती है एपिथेलियम टिश्यू की होती है, और जो आउटर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है। और ये जो बीच में जो स्मूथ मसल्स है, इसका ही सारा खेल है। यही क्या होती है, आर्टरीज के अंदर थिक होती है, और जिसके अंदर वेन्स के अंदर ये कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, इसी वजह से वेन्स क्या होती है, थिनर होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। क्लियर है, समझ में आई बात। ओके, ये रहा ब्लड प्रेशर के बारे में। ये थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में ज्ञान दिया गया, लेकिन इससे ज्ञान लेने से पहले ये ब्लीडिंग डबल सर्कुलेशन। ओके, तो पहले हम चलो इसको ही ले लेते हैं। ज्ञान, ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखो, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हमारी आर्टरीज या फिर जो वेन्स है, या फिर मेनली तो आर्टरीज के ऊपर ही बात करते हैं हम, कि उसके ऊपर जो उसकी वॉल्स है उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, उसके बारे में, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि आपने जब डॉक्टर से क्या कराया होगा, टेस्ट कराया होगा, ब्लड प्रेशर कभी चेक कराया होगा, तो वो क्या करते हैं, पट्टा लपेटते हैं, यहाँ पर एक वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं, एंड देन ईयर से सुनते हैं कुछ, ऐसे दबाते रहते हैं, तो वहां पर प्रेशर बढ़ता रहता है, हाथ बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। और जैसे उसको रिलीज करते हैं, क्या होता है, दो साउंड सुनाई देती है। एक साउंड सुनाई देती है सिस्टोलिक साउंड, एक साउंड सुनाई देती है डायस्टोलिक साउंड। पहली जो साउंड होती है उसको सिस्टोलिक की वजह से होती है, दूसरी जो होती है डायस्टोलिक, है ना। अब ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक है, अभी बताएंगे, अभी थोड़ा बस ये समझ ले। जो पहली साउंड सुनाई देती है वो लगभग 120 mmHg के प्रेशर पे सुनाई देती है, और जो सेकंड साउंड सुनाई देती है वो 80 mmHg के प्रेशर पे, यानी कि मिलीमीटर मरकरी जो प्रेशर की यूनिट है उसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं, उस पर सुनाई देती है। तो इसी वजह से जो नॉर्मल बीपी होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 अपॉन 80। ठीक है, ये होता है 1/80, जिसमें ये कैसा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, है ना। ये कैसा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, और ये कैसा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। ये कैसा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक वो कंडीशन होती है जब हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है, और सिस्टोलिक वो कंडीशन होती है जब हार्ट क्या हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक कंडीशन। तो वहां पर जो दो साउंड आ रही है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, वो रीजन क्या है कि भाई सिस्टोलिक के केस में क्या है
जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और प्रेशर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, आर्टरीज के ऊपर प्रेशर मेंशन हो रहा है। लेकिन जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन पे है तो तब कितना प्रेशर है, वो कितना होता है, 80 होता है। अगर इससे ऊपर जाती है वैल्यू तो वो होती है हाइपर टेंशन की कंडीशन, हाई बीपी जिसको बोलते हैं। और अगर इससे नीचे जाती है वैल्यू, लगभग लगभग मान ले 60 160 के पास जाती है, 100/60 के आसपास जाती है, तो इट इज कॉल्ड एज हाइपो हाइपोटेंशन, है ना। हाइपोटेंशन इसको बोलते हैं, लोअर बीपी। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर हाई बीपी चले जाता है, जैसे कि इसके अंदर जा रहा है तुम्हारा द नॉर्मल रेंज, ये तो नॉर्मल रेंज लिखी हुई है। हाई जैसे यहाँ पर हाइपरटेंशन की यहाँ पर दे रखी है, इसके अंदर जो हाइपरटेंशन होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो लगभग लगभग 140/90 होती है। हाइपरटेंशन इतने ज्यादा होती है। और यहाँ पर टेंशन क्या बढ़ जाती है, हाई बीपी वालों के अंदर क्या होता है कि भैया जो ब्लड वेसल्स है उनके फटने की चांसेस रहती है। और अगर ब्लड वेसल फट जाए और बीच में ब्रेन के अंदर खासकर जिसमें छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती है वहां पर खून इकट्ठा हो जाए, खून का थक्का जम जाए, क्लोट बन जाए, तो उससे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मेंटल रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कुछ बीपी के बारे में बातें थी। तो यहाँ पर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज फीलिंग इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। जब यानी कि वो रिलैक्स स्टेट में है, इट इज मिनिमम प्रेशर ऑन द आर्टरीज। टाइम पे प्रेशर कम रहता है। लेकिन जब क्या होता है, जब हार्ट पंप कर रहा होता है, हार्ट पंप करने पे प्रेशर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक कंडीशन बोलते हैं। जब डायस्टोलिक कंडीशन पे ये इतनी वैल्यू होती है और सिस्टोलिक कंडीशन पे इसकी इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, और नॉर्मल बीपी की वैल्यू कितनी होती है, 180/120/80। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आता है भैया ब्लीडिंग के बारे में। ब्लीडिंग क्या होती है भैया, ब्लड, जब ब्लीडिंग कैसे होती है, जब हमारी चोट वगैरह लग जाती है। मान लो हमें यहाँ पर चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद कट लग जाता है, वहां से क्या होगा, ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलने के बाद थोड़ी देर तक ब्लड निकलता रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड सूखना स्टार्ट कर देता है एयर के कॉन्टेक्ट में आने से। उसके बाद क्या हो जाता है, क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लीडिंग के बाद क्या होता है, इसमें भी यही लिखा हो, ब्लीडिंग अकर व्हेन द ब्लड वेसल गेट रप्चर। उसके बाद क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती है हमारी ब्लड के अंदर, जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या करती है, उस क्लोट को उसके अंदर क्लोट बना देती है, खून का थक्का जमा देती है। ब्लड को क्लोट क्या करता है, एक्सेस जो ब्लड लॉस होता है उसको प्रिवेंट कर देता है। और इट इज अ जेल लाइक मैश, ये मास ना होके मैश होगा, विच इज फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट्स एंड फाइबर लाइक प्रोटीन इन द ब्लड। ये मैश है, ठीक है जी, मैश भी बल्कि ये वाला। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा कुछ जाल जैसा कुछ फाइबर्स यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं जहाँ पे क्लोट बनता है, और इसके बीच में कुछ डेड प्रोटीन्स इस तरह से आके इकट्ठा हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ा नोटिस दूं, ये क्या बना देते हैं, क्लोट बना देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेन पार्ट के ऊपर जिसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, और अपने पुराने वाले डायग्राम पे आते हैं, इस वाले पे। ठीक है, ओके, चले। मान लो ऊपर जो है यहाँ पर है लंग्स, और नीचे हम मान लेते हैं बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले लंग से क्या होता है, एक ब्लड वेसल आती है जो कि कनेक्ट होती है किसमें, लेफ्ट ओरिकल में। ठीक है जी, ये क्या करती है, यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जब कोई भी क्या होगा, यहाँ से ब्लड एंटर करेगा लंग्स के अंदर, वहां से क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो समझ में आए बात। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो लंग से क्या होगा, इसने ऑक्सीजन ली और ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर ये जो पूरी वेन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। और इससे ब्लड क्या आ जाता है, लेफ्ट ओरिकल के अंदर आ जाता है। लेफ्ट ओरिकल जब पंप करती है तो ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और दोबारा जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करती है तो ये नेक्स्ट ब्लड वेसल से ट्रांसपोर्ट होके किसके अंदर चले जाता है, बॉडी पार्ट्स के अंदर चले जाता है। अब यहाँ पर जो ब्लड है पूरा का पूरा यहाँ से जो ये पूरा यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया,
ये सारा कौन सा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। लेकिन जब बॉडी पार्ट्स के अंदर आएगा तो क्या होगा, जब बॉडी पार्ट्स के अंदर होगा, बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। ऑक्सीजन का इस्तेमाल होने के बाद यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। क्योंकि एज अ वेस्ट जब कोई भी सेल क्या करता है, ऑक्सीजन का क्या करता है, इस्तेमाल करता है, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के बाद वहां पर एज अ साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 बनता है। तो यहाँ पर CO2 कलेक्ट होगी और अब जितना भी ब्लड आएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ब्लड वेसल ये आएगी, ठीक है, और ये जाके यहाँ पर अपना क्या करेगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर छोड़ देगी, राइट ऑरिकल के अंदर छोड़ देगी। राइट ऑरिकल के छोड़ने के बाद जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से एक और ब्लड वेसल निकलेगी इस तरह से, और वो पहुंच जाएगी तुम्हारी इस तरह से लंग्स के पास। ठीक है जी, ये आ गई यहाँ पर इस तरह से लंग्स के पास, और लंग्स के पास दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगी, वहां से दोबारा से क्या होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, वो दोबारा से प्योरीफाई हो जाएगा और दोबारा से पूरी सर्कुलेशन चलेगी। यहाँ पर ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी, सॉरी ये यहाँ पर क्या है, ये है अपनी वेना कावा, इसको हम बोलते हैं वेना कावा, और ये कौन सी है, एओर्टा। ठीक है जी, तो चार तरह के ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर, चार तरह की कौन कौन सी है, पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है, लंग से क्या कर रही है, लेफ्ट ऑरिकल तक क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स तक एओर्टा क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है। बॉडी पार्ट से लेके राइट ऑरिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो वेना कावा के थ्रू हो रहा है ना। और पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स तक क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवा रही है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। फॉर द रीजन, एक बार क्या हो रहा है, इस साइड पे पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है और एक तरफ पूरा क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अगर मैं एक रटने वाली बात बताऊं ना आपको, कि लेफ्ट साइड जितनी भी रहेगी इस पूरे पार्ट की वो ऑक्सीजनेटेड रहेगी, और जो राइट साइड की तरफ ट्रांसपोर्ट रहेगा वो पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड रहेगा। मुझे बताओ क्या ये बात आपको समझ में आती है, नहीं आती? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या बोलते हैं, डीऑक्सी, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा बना देता हूँ जिससे आप इस डायग्राम को बना लें, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा, जितना बोलूं उतना कम, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हल्के में लेने की गुंजाइश मत करना, किसी भी चीज को हल्के में ले सकते हो लेकिन इस डायग्राम को हल्के में नहीं लेना। ठीक है जी, इसको नोट कर ले, इस डायग्राम को बना ले, हेडिंग डालकर डबल सर्कुलेशन पूरा का पूरा। ठीक है जी, अच्छा एक बात और, इसमें छोटी सी बात है, इसको अगर मैं छोटा करूं, ओके, तो जो ये वेना कावा है यहाँ पर, ये टू टाइप्स की हो सकती है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा, बस इतना याद रखना है। वेना कावा जो ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेकर है हार्ट की तरफ, वो है आपकी सुपीरियर वेना कावा, हार्ट से ऊपर वाले जितने पार्ट होंगे, फॉर एग्जांपल ब्रेन। और जो लोअर पार्ट से ब्लड को लेके आए हार्ट की तरफ, इट विल बी कॉल्ड एज इंफीरियर वेना कावा। क्लियर है? तो ये आपको दो पार्ट्स यहाँ पर याद रखने हैं। उसमें आ जाते हैं हम दोबारा से अपने डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन की तरफ। डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है। In the human being, blood circulates through the heart twice. One it goes from heart during the pulmonary circulation, और सेकंड जो होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है जी, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है भैया, लंग्स के साथ एक्सचेंज हो रहा है ब्लड का, और सेकंड जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है उसके अंदर बॉडी पार्ट से एक्सचेंज हो रहा है।
सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? तो मुझे लगता है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। डबल सर्कुलेशन में बहुत मजा आया होगा आपको। ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम में डबल सर्कुलेशन पूछा ही पूछा जाता है। उम्मीद है मुझे आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।